हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर 10 को। ये आपका JSSC CGL के अंदर लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद आपका टोटल जो है आपका जो हम लोगों का 10 प्रैक्टिस सेट का टारगेट था वो कंप्लीट हो जाएगा। इस पर आपके बहुत सारे रिलेवेंट कंटेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट जरूर स्टडी कीजिएगा, इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। PDF कल या परसों मैं अपलोड कर दूंगी, टोटल का टोटल 200 पार्ट का। आप जाके सारे क्वेश्चन को डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है आपका DSP की पाठशाला बुक से कवर अप किया गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये ट्रस्ट वर्थी क्वेश्चन है। कोई भी आपका क्वेश्चन जो है इसमें इधर उधर का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि टाटा ट्रस्ट और झारखंड सरकार के सहयोग से निम्न में से किस स्थान पर कैंसर अस्पताल जो है वो बनाया जाएगा, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं कैंसर अस्पताल या हॉस्पिटल का, तो अगर ये आपका जो है ना वो आपका बनाया जाएगा सुकुरहुट्टू के रांची में। कहाँ पे है आपका सुकुरहुट्टू? तो ये आपका सुकुरहुट्टू जो है आपका कांके में स्थित है, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बंगाल में झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायक जो भारी मात्रा में कैश के साथ गिरफ्तार हुए उनमें से कौन नहीं है। इसमें 4 नाम दिए, आपको बताना है कि कौन जो है इसमें से नहीं है। तो जो आपका नहीं है वो आपका आ जाइए ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में आपके पास क्या नाम दिया हुआ है? तो वो है आपका सुखराम उरांव। सुखराम उरांव जो है इसमें शामिल नहीं थे। बाकी जितने भी नाम दिए हुए हैं सारे इस आपके गिरफ्तारी में ये सब केस के साथ जो है वो इन तीनों की जो है गिरफ्तारी हुई थी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला लॉन बॉल टीम में झारखंड की कौन खिलाड़ी शामिल थी। तो देखिए झारखंड की जो खिलाड़ी शामिल थे वो आपकी लॉनी चौबे थी, साथ ही साथ रूपा रानी तिर्की थी। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। वही अगर हम लोग बात करते हैं लॉनी चौबे की, तो लॉनी चौबे जो है वो अभी झारखंड पुलिस में कार्यरत है, जबकि रूपा रानी तिर्की जो है वो आपके रामगढ़ जिला में खेल पदाधिकारी के पद पे है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हुंडू जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं हुंडू जलप्रपात की, तो हुंडू जलप्रपात हो गया आपका 10म जलप्रपात जोनहा, जिसे हम लोग गौतम धारा जलप्रपात कहते हैं, रांची के पठार में स्थित है। कहाँ है? रांची के पठार में स्थित है, इसे याद रखिएगा ना। वही अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो याद रखिएगा कि हुंडू जलप्रपात जो है वो आपका 220 फुट, वहीं 220 फुट स्वर्ण रेखा नदी पर तथा 10म जलप्रपात 130 फुट कांची नदी पर तथा जोनहा, जिसे हम लोग गौतम धारा जलप्रपात ही बोलते हैं, 55 फीट राडू नदी पर स्थित है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड का कौन सा जिला उड़ीसा को स्पर्श करता है। तो देखिए झारखंड का 4 जिला जो है वो आपका उड़ीसा को स्पर्श करता है। इसमें फर्स्ट में आपका सिमडेगा है, पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है और सरायकेला खरसावां है। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है सिमडेगा, तो सिमडेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए आपका जमशेदपुर की बात करते हैं तो जमशेदपुर जो है वो आपका स्वर्ण रेखा खरकई नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? तो स्वर्ण रेखा खरकई नदी के तट पर स्थित है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि शीतकाल में झारखंड के किस भाग में तापमान सबसे कम होता है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं शीतकाल की, तो शीतकाल में आपका नेतरहाट में सबसे कम तापमान जो है वो होता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड का, तो झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान जो है वो आपका नेतरहाट है। वहीं यह झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है, इसे याद रखिएगा। यहाँ जो है वो आपका 180 सेंटीमीटर औसत वर्षा जो है वो होती है, जबकि झारखंड का सामान्य औसत वर्षा जो है वो आपका 140 सेंटीमीटर है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के निम्न में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं ग्रेफाइट रिजर्व की, तो ग्रेफाइट जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो आपका झारखंड के पलामू में पाया जाता है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि उद्योग खनन और भू विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में लोहे के भंडार के संबंध में झारखंड का कौन सा स्थान है। तो देखिए लोहे के भंडार में झारखंड का जो स्थान है पूरे भारत में वो आपका नंबर 1 पे है, यानी कि प्रथम स्थान है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला, बताइए मशहूर जिला कौन सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो याद रखिएगा कि पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए जो मशहूर जिला है वो है आपका पाकुड़। कौन सा जिला है? तो पाकुड़ है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना होता है। तो देखिए झारखंड में नकदी फसल के लिए जो जोता हुआ क्षेत्र होता है ना वो मात्र आपका 5% ही होता है, इसे याद रखिएगा।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद होने वाले छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी थे। बताइए कौन थे प्रथम क्रांतिकारी? तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो याद रखिएगा कि अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद होने वाले छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी जो थे वो आपके बुद्धू भगत थे। कौन थे? बुद्धू भगत थे। और आपका बुद्धू भगत के नेतृत्व में ही प्रसिद्ध कोल विद्रोह हुआ था जिसमें वे शहीद भी हो गए थे, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मुंडा आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं मुंडा आंदोलन का, तो मुंडा आंदोलन का तात्कालिक कारण जो था वो आपका 1894 का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून था, याद रखिएगा। क्या था? तो ये आपका वन सुरक्षा कानून था। 1894 का वन सुरक्षा कानून था ना। वहीं अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो इस कानून के बनने से यहाँ के आदिवासी निर्वाह के सर्वप्रथम साधन से वंचित हो गए थे और इसके पास आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसी की वजह से यह आंदोलन जो है वो आपका किया गया था। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम नेता की, तो जी हाँ, वो थे आपके जुएल लकड़ा। कौन थे? जुएल लकड़ा थे ना। जुएल लकड़ा जो थे वो आपके भारत के प्रथम आदिवासी नेता थे जिन्हें भारत सरकार द्वारा 1953 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1953 में सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा ना। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जुएल लकड़ा की, तो जुएल लकड़ा जो है वो आपके उरांव जनजाति से संबंधित थे तथा 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में इसका महत्वपूर्ण भूमिका जो था वो था। इसे भी आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बासुकी नाथ धाम किस जिले में स्थित है? तो जी हाँ, अगर हम लोग बासुकी नाथ धाम की बात करते हैं तो आपका बासुकी नाथ धाम जो है वो आपका दुमका जिले में स्थित है। कहाँ है? दुमका जिले में स्थित है ना। वहीं इसमें याद रखिएगा कि इसका निर्माण जो है वो आपका हरिजन जाति से संबंधित वसाकी ताती ने कराया था। किसने कराया था? तो जी हाँ, हरिजन जाति से संबंधित जिनका नाम था आपका वसाकी ताती ने करवाया था। वही अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक चीज़ याद रखिए कि बासुकी नाथ धाम जो है वो आपका समुद्र मंथन के ऐतिहासिक घटना से संबंधित था। ये भी आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से किस स्थान को हनुमान जी की जन्मस्थली माना जाता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं हनुमान जी की जन्मस्थली की, तो याद रखिएगा कि वो स्थान आपका है गुमला जिले में स्थित अंजन धाम ग्राम। कौन सा है? अंजन धाम ग्राम है, याद रखिएगा ना। अंजन धाम ग्राम को बेसिकली हनुमान जी की जन्मस्थली जो है वो माना जाता है। यहाँ अंजन धाम मंदिर भी अवस्थित है तथा इस मंदिर के दक्षिण भाग में खरवा नदी जो है वो बहती है। कौन नदी बहती है? खरवा नदी बहती है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना क्षेत्र में अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द कौन था? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना क्षेत्र में अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द जो था वो आपका प्रफुल्ल चंद्र पटनायक थे। कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र पटनायक जी थे, इसे याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं प्रफुल्ल चंद्र पटनायक की, तो ये आपके पहाड़िया लोगों के बीच आंदोलन का निर्देशन जो है वो कर रहे थे। वहीं इनके आंदोलन का मुख्यालय जो है वो आपका डांगपारा था, याद रखिएगा। कौन था? डांगपारा था, याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं, आपको असत्य कथन की जांच करनी है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे असत्य कथन के बारे में जानते हैं तो आ जाइए नीचे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के नेता जो है वो आपके महेंद्र शाही थे। जी नहीं, ये नहीं थे, बल्कि झारखंड के हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के नेता जो थे वो आपके सुरेंद्र शाही थे। कौन थे? सुरेंद्र शाही थे। इसलिए आपका ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे भी आपको असत्य कथन की ही जांच करनी है। तो देखिए, इसके लिए असत्य कथन की जांच करने के लिए यहाँ पे भी आ जाइए नीचे ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पे क्या है कि जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो पनी गोपाल मुखर्जी ने किया था। जी नहीं, बल्कि जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वह आपका ननी गोपाल मुखर्जी ने किया था। किसने? ननी गोपाल मुखर्जी ने किया था, इसे याद रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1924 ईस्वी में कहाँ के लोगों ने विष्णु माहुरी के नेतृत्व में हाट कर ना देने के लिए आंदोलन चलाया था? तो जी हाँ, वो जगह था आपका सिंहभूम। कहाँ का जगह था? सिंहभूम में जो था वो आपका 1924 ईस्वी में लोगों ने विष्णु माहुरी के नेतृत्व में हाट कर ना देने के लिए आंदोलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रामगढ़ में संपन्न कांग्रेस के 53वें अधिवेशन के
संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे असत्य कथन की बात करते हैं तो आप इसमें याद रखिएगा कि वो कथन आपका ऑप्शन नंबर सी में आ जाइए। ये इसमें क्या है कि सभा स्थल का नाम जो है वो आपका अजहर नगर रखा गया था। जी नहीं, सभा स्थल का नाम जो है वो आपका अजहर नगर नहीं बल्कि मजहर नगर रखा गया था। क्या रखा गया था? मजहर नगर, अजहर नगर नहीं, इसका नाम जो है वो आपका मजहर नगर रखा गया था। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। वहीं अगर इसमें बात करते हैं तो आप याद रखिए कि रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन जो है वो आपका 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ था। कब हुआ था और किसके अध्यक्षता में हुआ था? याद रखिएगा 1940 में हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अध्यक्षता में हुआ था। वहीं इस अधिवेशन में सभा स्थल का नाम जो है वो आपका क्या था? मजहर था, अजहर नहीं था, वो याद रखिएगा। साथ ही साथ इस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष जो थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी इसमें याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि दैट थिंग कॉल्ड लव अनयूजुअल रोमांस एंड रैन द एज ऑफ डिजायर पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो इस पुस्तक के लेखक जो है वो आपके तुजुक ए सिन्हा है। कौन है? तुजुक ए सिन्हा है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। आपके पास यहाँ पे रचना और उसके रचनाकार देंगे, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो आपका गलत है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे गलत कथन की बात करते हैं तो आ जाइए ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है श्री गणेश चौधरी कहानी। इसके लेखक जो है वो आपके धनी राम बख्शी हैं। साथ ही साथ जितिया कहानी के भी लेखक जो है वो आपके धनी राम बख्शी ही हैं। आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि चंचला कुमारी का संबंध किस खेल से है। तो जी हाँ, अगर हम लोग करते हैं चंचला कुमारी का, तो चंचला कुमारी का संबंध जो है वो आपका कुश्ती खेल से है। किस खेल से है? कुश्ती खेल से है। वहीं ये सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने वाली झारखंड की पहली खिलाड़ी थी। याद रखिएगा ना कि सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी झारखंड की? तो वो थी आपकी चंचला कुमारी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सतनाम सिंह और आरिफ इमाम किस खेल के प्रशिक्षक है? तो जी हाँ, अगर हम लोग इन दोनों की बात करते हैं तो ये दोनों जो है वो आपके एथलेटिक्स खेल के प्रशिक्षक है ना, याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड में पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है जो कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है? तो जी हाँ, उसे बेसिकली भगवा कहा जाता है। याद रखिएगा ना, उसे क्या बोला जाता है? भगवा कहा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूपों में से झारखंड का नृत्य कौन सा है? तो जी हाँ, झारखंड का नृत्य जो है वो आपका कौन सा है? तो जी हाँ, आपको इसमें पता होगा कि पाइका नृत्य जो है वो आपका झारखंड का नृत्य है, इसे याद रखिएगा। वहीं इसमें क्या होता है कि पुरुष सैनिक वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं। तो इसे आप याद रखिए कि इसमें क्या करते हैं? पुरुष जो है वो आपके सैनिक वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादियों आदि समारोहों जैसे मौके पर तलवार और दाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? तो देखिए वो नृत्य आपका पाइका नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है? पाइका नृत्य होता है। क्या आप लोगों को पता है कि पाइका नृत्य जो है वो आपका झारखंड का पारंपरिक नृत्य होता है। वहीं इसमें आप याद रखिएगा कि ये जो है आपका त्यौहार और शादी विवाह आदि समारोह जैसे मौके पर तलवार और ढाल के साथ जो है वो किया जाता है। वहीं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मुंडाओं की परखा कहानियाँ एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं? तो जी हाँ, इस परंपरा को बेसिकली हम लोग कहते हैं सोसो बोंगा। क्या बोलते हैं? इस परंपरा को सोसो बोंगा बोलते हैं। याद रखिए कि मुंडाओं की प्रसिद्ध लोक कथा जो है वो कौन सी है? सोसो बोंगा है, जो एक बैलेड के रूप में जो है वो गढ़ी गई है, इसे भी याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के जनजातीय समाज के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ की जनजातियों में बाल विवाह का प्रचलन जो है वो नहीं है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर सी में आप देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाल विवाह की स्वीकृति है। तो जी नहीं, यहाँ पे बाल विवाह की स्वीकृति नहीं दी गई है। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो जी हाँ,
अगर हम लोग बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, झारखंड में विधानसभा की कुल सीट जो है ना वो आपका 81 है। कितना है? 81 है, जिसमें आपका 44 सीटें जो है वो आपके सामान्य वर्ग के लिए हैं, वहीं 28 जो है वो आपके अनुसूचित जनजाति तथा 9 जो है वो आपके अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, इसे याद रखिएगा। वहीं नेक्स्ट की, झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन हैं? तो देखिए, झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर जो है वो आपके रविंद्रनाथ महतो है। कौन है? रविंद्रनाथ महतो हैं, और ये जो है आपके नाला विधानसभा क्षेत्र से हैं, ये भी आप इसमें याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे आपके पास कुछ कथन को बताना है कि इसमें से सत्य कथन कौन सा है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो फर्स्ट में आपके पास दिया हुआ है कि झारखंड गठन पलामू में सोन नदी पर राज्य के बड़े पुल दीनदयाल उपाध्याय सेतु का शिलान्यास किया गया। जी बिल्कुल किया गया। वहीं मुख्यमंत्री से सीधे संवाद के लिए टोल फ्री नंबर 181 शुरू किया गया। हाँ जी, ये भी किया गया। वहीं राज्य में हेल्थ इंफॉर्मेशन हेल्पलाइन नंबर जो है वो आपका 104 शुरू की गई। हाँ जी, बिल्कुल की गई। दैट मीन्स उपयुक्त सारे कथन जो है आपके सही हैं। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सुमेलित करें। यहाँ पे आपके पास गीत और उसके अवसर दिए हुए, आपको बताना है कि कौन सा जो कूट के अनुसार सही है। तो देखिए, फगुआ गीत जो है ना वो आपका मौसमी गीत है। कैसा गीत है? मौसमी गीत है। वहीं आपका सोहराई गीत जो है वो आपका त्यौहार के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। साथ ही साथ जनाना झूमर गीत जो है वो आपका नृत्य गीत है, और आपका झंझाइन गीत जो है वो आपका सांस्कृतिक गीत है। अब आते हैं कूट पे। तो कूट के अनुसार यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका डी आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर डी का 2 देखते हैं तो आपका सिर्फ 1 में दिया हुआ है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये आंसर जो है करेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ट्रैप आउट रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की। तो देखिए, झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ट्रैप आउट रोकने के लिए मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना जो है वो आरंभ की। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पीटीजी डाकिया योजना के बारे में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो देखिए, पीटीजी डाकिया के बारे में सत्य आपका ये है कि इसकी घोषणा जो है आपका 6 अप्रैल 2017 को की गई थी। बिल्कुल की गई थी। वहीं के पास ये ऑप्शन 3 में आपके पास दिया हुआ है कि इस योजना के लाभार्थी 70,000 हैं, जिसकी साक्षरता दर जो है वो निम्न है और आर्थिक आय मासिक जो है वो आपका 1000 से भी कम है। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कूट के अनुसार सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसमें आपका जो सत्य कथन है वो आपका 1 और 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए किन 2 कंपनियों के बीच करारा हुआ है। तो देखिए, जिन 2 कंपनियों के बीच करारा हुआ है आपका नंबर 1 पे है IRCTC और दूसरा है JTDCL। ये 2 कंपनियों के बीच में जो है वो आपका करार हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि उरांव गांव का प्रधान यानी मुखिया कौन होता है। तो जी हाँ, इसे हम लोग बहुत बार पढ़े हैं और इसमें आपको 2-3 टॉपिक जो है वो याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे पाहन और आपका महतो जो है वो आपका उरांव गांव के 2 प्रमुख अधिकारी होते हैं। और बेसिकली अगर हम पाहन की बात करते हैं तो पाहन जो है वो आपका पाहन खूट का एवं महतो जो है वो आपका महतो खूट का होता है। उस हिसाब से आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि उरांव गांव का प्रधान जो है वो आपका कौन होता है? पाहन होता है ना। चलिए, वहीं इसमें एक टॉपिक आप एक और टॉपिक इसमें याद रखिएगा कि उरांव की पारंपरिक शासन व्यवस्था को पढ़ा पंचायत के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीटेड हुआ है, तो इसे आप याद रखिएगा कि उरांवों की पारंपरिक शासन व्यवस्था को पढ़ा पंचायत के नाम से जाना जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं हो जनजाति के बारे में तो आ जाइए ऑप्शन नंबर डी में। इसमें क्या है कि इसका मुख्य निवास जो है वो पलामू में है। तो जी नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इसमें याद रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का चौथा सबसे बड़ा जनजाति जो है वो आपका हो है। कौन सा जनजाति कितने नंबर पे आता है? चौथी नंबर पे आता है। वहीं हो जनजाति का मुख्य निवास स्थल जो है वो आपका कोल्हान है। याद रखिएगा कहाँ है? कोल्हान है, ना कि पलामू है। इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ये गलत है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि चेरो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सत्य दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग सत्य कथन की बात करते हैं तो इसके लिए भी आ जाइए ऑप्शन नंबर डी में। उपयुक्त सभी कथन जो है आपके सही है। देखिए, फर्स्ट में आपके पास क्या दिया हुआ है कि इसमें विवाह की 2 विधियाँ प्रचलित है, ढोला और
चढ़ा। जी हाँ, बिल्कुल प्रचलित है। वहीं वधु मूल्य को इसमें दस्तूरी यानी कि झांपी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। वहीं चेरो विवाह बिल्कुल हिंदू विवाह की तरह ही होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। दैट मीन्स ऊपर सभी कथन जो है इसके सत्य हैं। जो है आपका कि हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने, बताइए कौन बने थे। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं 83वें ग्रैंड मास्टर का, तो याद रखिएगा कि हाल ही में महज 17 वर्ष के एक बालक जिसका नाम था आदित्य सामंत। कौन थे ये? आदित्य सामंत हैं, जो कि भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। अब बेसिकली इनके बारे में एक चीज़ और है जो आपको याद रखना है कि सामंत ने विश्व शतरंज MTO 2023 टूर्नामेंट में हम वतन आर्यन चोपड़ा के खिलाफ अपनी 9वें दौर की बाजी शुरू करते ही यह उपलब्धि हासिल की थी। ये भी आपको याद रखना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्राकृतिक दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो जी हाँ, ये आपका मनाया जाता है 28 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो इसमें याद रखिएगा कि 28 जुलाई 2023 को पूरी दुनिया में जो है वो आपका प्राकृतिक संरक्षण दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है। वहीं इस दिवस को प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि उन जानवरों और पेड़ों का संरक्षण करना जो पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण से विलुप्त होने के कगार पर हैं या फिर विलुप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ इस वर्ष इस दिन का थीम जो है वो आपका है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लैनेट। ये इसका जो थीम जो है वो रखा गया है। याद रखिएगा इसका थीम क्या है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सोलर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है। तो जी हाँ, अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा कि दिल्ली की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो आपका देश का एकमात्र ऐसा पहला पूर्ण रूप से हाइड्रो और सोलर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बनाया गया है। याद रखिएगा ना। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि इंडो पाक वार 1971 किताब के संपादक कौन थे। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जगदीश सिंह एवं शैलेंद्र मोहन को पुस्तक इंडो पाक वार 1971 जो है वो आपका रेमिनिस्सेंस का एयर वॉरियर का विलोचन जो है वो किया था इसमें। ये भी आप याद रखिएगा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। आपके पास यहाँ पे कुछ देश और उसकी राजधानी दिया, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो अगर सुमेलित है कि हम लोग बात करते हैं तो आ जाइए ऑप्शन नंबर 1 में। ये क्या है आपका कि दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है आपका केप टाउन है। वहीं हम लोग दक्षिण कोरिया की बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है वो आपका सियोल है। वहीं स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है वो आपका बर्न है और थाईलैंड की राजधानी जो है आपका बैंकॉक है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर सिर्फ इसका इसमें ए ऑप्शन होता है, बाकी तीनों इसमें गलत दिया हुआ है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। तो जी हाँ, ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि वो है आपका मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है वो आपका भारत और चीन के बीच एक सीमा है जिसे 3 जुलाई 1914 को शिमला कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद जो है वो निर्धारित किया गया था। वो भी इसमें याद रखिए कि इसको कब निर्धारित किया गया था, इसका तिथि भी आपको याद रखना है ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन की नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो भी आपके पास रचना दिया हुआ उसमें से आप देखिए सूर्य शतक की, तो सूर्य शतक के रचनाकार जो है वो आपके मयूर हैं, जबकि अन्य तीनों के जो रचनाकार हैं वो आपके हर्षवर्धन है। तो याद रखिएगा सूर्य शतक के रचनाकार कौन है, तो वह है आपके मयूर। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सा सुमेलित है। यहाँ पे आपके पास भाषा और उसका भाषा का समूह दिया, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि आर्य भाषा परिवार जो है आपका मराठी, संस्कृत, उर्दू भी होता है। वहीं द्रविड़ भाषा परिवार में मालतो, कन्नड़ और मलयालम आते हैं। और आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार में आपका बोडो, मणिपुरी और नागा आता है। मीन्स उपयुक्त सभी कथन जो है इसमें सही दिए हुए हैं ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए इसमें अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे
देश और उसकी मुद्रा के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है मैक्सिको। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो मैक्सिको की मुद्रा जो है आपका पेसो है। वहीं ऑस्ट्रिया का मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रिया का मुद्रा जो है वो आपका ऑस्ट्रिया का मुद्रा यूरो है। वहीं जापान का मुद्रा जो है वो आपका एन है और आपका सऊदी अरब का मुद्रा जो है वो आपका रियाल है। आ जाइए कूट के, तो कूट के अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जी हाँ, ये बी इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपके पास यहाँ पे अकबर द्वारा लिए गए निर्णय दिया हुआ है, संबंधित तिथि दिया हुआ है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो आपका सुमेलित नहीं है, सुमेलित है नहीं, सुमेलित नहीं है, आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो देखिए सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है क्या कि अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कब समाप्त की गई थी। तीर्थ यात्रा की समाप्ति जो है दिया हुआ है, तो जी हाँ, इसकी समाप्ति जो है वो आपका 1564 में नहीं बल्कि 1563 में की गई थी। वहीं जजिया कर की समाप्ति जो है वो आपका 1567 में नहीं बल्कि ये जो है आपका 1564 में किया गया था। वहीं राजधानी का लाहौर स्थानांतरण जो है वो आपका 1585 में हुआ था। आपके पास दिया हुआ ये कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए तीनों का तीनों जो है वो आपका सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए सबसे फर्स्ट में आपके पास दिया हुआ है राजा राम मोहन राय। इसका क्या है? ये आपके ब्रह्म समाज से थे, तो हाँ जी बिल्कुल थे। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से थे, तो जी हाँ बिल्कुल थे। वहीं स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से थे, हाँ जी बिल्कुल थे। वहीं नेक्स्ट आपके पास जो दिया हुआ है कि महादेव गोविंद रानाडे, ये आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी से थे, तो जी नहीं, ये आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं थे, इसलिए आपका ये आंसर जो है वो सुमेलित नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। बताइए, आपके पास यहाँ पे कुछ घटना दिया, आपको बताने कि सबसे पहले घटना कब हुई थी। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह का, तो खेड़ा सत्याग्रह जो है आपका 1918 में हुआ था। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत बार पढ़े, 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है आपका 1920 में, और आपका चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो है आपका 1917 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन हुआ? 17 वाला हुआ 1917 में चंपारण। आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। वहीं खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और असहयोग आंदोलन आपका 1920 में, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चंपारण सत्याग्रह जो है वो आपका सबसे पहले की घटना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत शासन अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। बताइए किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। तो जी हाँ, इसके लिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या है इसमें कि केंद्रीय और प्रांतीय सरकार की अधिकारिता को। ठीक है, इसमें ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगर हम लोग इसमें ज़्यादा जानते हैं तो इसमें याद रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो आपका यही है कि केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता से संबंधित है। वहीं इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग जो है वो किया गया था, ये भी इसमें याद रखिएगा। वहीं जिसमें प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन अर्थात द्वैध शासन की स्थापना जो है वो की गई थी, ये भी याद रखिए कि द्वैध शासन की स्थापना कब की गई थी, कैसे की गई थी, सारा टॉपिक आपको इसमें याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास के निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। बताइए, आपको बताना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो आप इसमें याद रखिएगा कि ये आपका था संविधान 52वां संशोधन जो है इसके अंतर्गत ना। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं 52वें संविधान संशोधन की, तो याद रखिएगा 2003 द्वारा बोडो हो गया, डोगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में जो है वो आपका मान्यता दी गई है, जिसमें आपका 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या जो है वो बढ़कर 22 हो गई। वहीं संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाएं को राजकीय भाषा का दर्जा जो है वो प्राप्त है। इसे याद रखिए, कितने भाषा को? 14 भाषा को ना राजकीय दर्जा प्राप्त है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास कुछ कथन दिया हुआ है, आपको इसके बारे में बताना है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो याद रखिएगा कि नंबर 1 में आप आ जाइए। अगर फर्स्ट में हम लोग देखते हैं तो क्या है आपके पास कि भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः
स्थापित किया गया है। क्या ये बात सही है? तो अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो यही बात सिर्फ आपका सही है। अगर दूसरा में हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है कि भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से समृद्ध उपबंध है तथा अनुच्छेद 243Q के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएँ हो सकती है, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो जी नहीं, ये इसमें नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है आपका ऑप्शन ए, केवल एक सही है ना। और चलिए इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें याद रखिएगा दूसरा वाला के लिए कि भारतीय संविधान के भाग 9A के नगर पालिकाओं के संबंधित उपबंध हैं, किंतु अनुच्छेद 243Q के अनुसार प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की नगर पालिकाएँ होती हैं। यहाँ पे आपके पास कितने प्रकार के? सिर्फ 2 प्रकार की दी हुई है ना, वहाँ पे कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? नगर पंचायत होता है, नगर पालिका परिषद होता है और नगर निगम होता है, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है, बताइए। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तृणमूल लोकतंत्र की, तो याद रखिएगा इसे बेसिकली ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र भी कहा जाता है। का संबंध जो है वो आपका लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। किससे है? लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। वहीं आपका भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का योजना का शुभारंभ जो है वो आपका 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से की थी। कहाँ से की थी? नागौर जिले से की थी। वहीं इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को ही पंचायती राज कहा जाता है, याद रखिएगा ना। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पंचायती राज पद्धति। तो वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के 74वें संशोधन में सम्मिलित है। तो हम लोग बात करते हैं 74वें संशोधन की, तो याद रखिएगा कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पंचायत हो गया, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के गठन का प्रावधान जो है वो किया गया है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आ जाइए यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में 1, 2, 3 जो है आपका सिर्फ सही हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपके पास यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको विचार करना है, इसके बारे में पुष्टि करनी है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु जो है वो 25 वर्ष होती है। जी नहीं, 25 वर्ष नहीं बल्कि 21 वर्ष होती है, इसलिए आपका सबसे फर्स्ट नंबर में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना। तो सही कथन आपका क्या हो जाएगा कि पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पूर्ण गठित पंचायत केवल अविष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। ये आपका कथन सही हो जाएगा, मतलब केवल बी जो है आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं जागृति की, तो इसमें आप याद रखिएगा कि आपका उपभोक्ता जागरूकता से शुभंकर है ना, संबंधित शुभंकर है, याद रखिएगा किससे है? उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित शुभंकर है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर यानी कि जागृति लॉन्च किया है, जिसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या है? उपभोक्ता जागरूकता है ना। वही जागृति शुभंकर को इसके सभी मीडिया अभियान में टैगलाइन जागो ग्राहक जागो के साथ जो है वो दिखाया गया है, बहुत जगह आप देखे भी होंगे ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं जिसे शामिल नहीं किया गया तो वह है आपका रसायन को शामिल नहीं किया गया है। बाकी के 8 कोर कौन कौन से हैं? तो वो आपके इस प्रकार से हैं, कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पादन है, उर्वरक है, इस्पात है, सीमेंट है और आपका विद्युत है। जो नहीं है वो आपका रसायन है ना। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रसायन। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नांकित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। आपके पास यहाँ पे इस्पात संयंत्र और उसके सहयोग देश दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो आपका सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसके लिए आप आ जाइए ऑप्शन नंबर डी में। बाकी का आपका सारा सही है। इसमें आपका क्या है? बोकारो का है, वो आपका USA दिया हुआ है। बोकारो का सहयोगी देश जो है वो आपका USA नहीं बल्कि USSR है। क्या है? USSR है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका गलत है। बोकारो USA की जगह पे आपका क्या होना चाहिए था? USA नहीं बल्कि आपका यहाँ पे USSR होगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन जो है आपका कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी के मामले में कौन से स्थान पर आ गई। तो जी हाँ, हमारा भारत देश जो है वो आपका जीडीपी के मामले में जिस स्थान पे है वो स्थान आपका पूरे देश में 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है ना। वहीं अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो आप इसमें याद रखिए कि हाल ही में भारत यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन गई, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको और याद रखना है कि अब संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, चीन हो गया, जापान और जर्मनी की ही अर्थव्यवस्था भारत से बड़ी है। बाकी सभी देशों की अर्थव्यवस्था जो है वो भारत से छोटी है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की, तो देखिए इसकी अवधि जो है वो आपका 2012 से 2017 तक था। हाँ जी, बिल्कुल था, तो ये आपका सही हो जाएगा। वही नेक्स्ट है आपके पास कि इसका मुख्य विषय जो है वो तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास था। तो जी हाँ, बिल्कुल था। वही नेक्स्ट आपके पास कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य जो है वो आपका 8% रखा गया था। तो जी हाँ, बिल्कुल रखा गया था। दैट मीन्स इसका उपर्युक्त सभी कथन जो है आपका सही है, उपर्युक्त सभी कथन इसका सही है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। बताइए, काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं काई एवं लाइकेन का, तो ये बेसिकली आपके पाए जाते हैं टुंड्रा वनस्पति में। कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा वनस्पति में पाए जाते हैं। इसे आप याद रखिएगा ना। इसमें आप लाइकेन का याद रखिएगा कि लाइकेन जो होता है ना वो आपका लाइकेन कवक एवं शैवाल के सहजीवी संबंध का सर्वोत्तम उदाहरण है, जो कि वायु प्रदर्शन के अच्छे सूचक होते हैं। या आपके वायु प्रदर्शन के अच्छे सूचक होते हैं ना, याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बताइए, सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखिए, अगर हम लोग एक लाइन से देखते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा ओजोन का जो आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट में आपके पास दिया हुआ है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा जो है आपका नाइट्रिक एसिड दिया है, तो जी नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अम्ल वर्षा के, तो अम्ल वर्षा के कारणों में सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन जो है उनके ऑक्साइड यानी कि नाइट्रिक एसिड नहीं मिले होते हैं ना। इसमें नाइट्रिक एसिड नहीं होते, इसलिए आपका ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका सुमेलित नहीं है बोला गया है ना। जो सुमेलित नहीं है वो आपका है ये ना अम्ल वर्षा जो है आपका नाइट्रिक एसिड, ये आपका गलत है। क्या होता है यहाँ पे? अम्ल वर्षा जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है, ठीक है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन एक्साई चीन का भाग है। बताइए, एक्साई चीन का कौन सा भाग है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक्साई चीन का, तो इसमें याद रखिएगा कि एक्साई चीन जो है आपका भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के संधि स्थल पर स्थित है। किसकी सीमाओं पर? तो आपका भारत, चीन और पाकिस्तान की संधि पर स्थित है। वहीं भारत के इस भूभाग पर 1962 में भारतीय चीन युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। वहीं यह लद्दाख पठार क्षेत्र में स्थित है। कहाँ है? अभी लद्दाख पठार क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन एक्साई चीन का भाग है। माफ़ कीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका ना, और ये आपका क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। इसमें थोड़ा सा आपका मिस्टेक क्या हो गया कि यहाँ पे आपके पास निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पे होता है ना कि कौन सुमेलित नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए हुंडरू दिया हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं हुंडरू प्रपात का, तो ये आपका झारखंड में स्थित है। कहाँ पे? स्वर्णरेखा नदी। वहीं इसका चचाई प्रपात की देखते हो, चचाई प्रपात जो है ये आपका मध्य प्रदेश कहाँ पे है? तो यह आपका बीहड़ नदी में है, बिल्कुल है। वहीं आपका धुआंधार प्रपात जो है वो आपका मध्य प्रदेश नर्मदा नदी होगा इसका। वहीं आपका बूढ़ा घाट प्रपात जो है ये आपका झारखंड में है, और आपका बूढ़ा नदी होगा ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कांची नदी दिया। यहाँ पे कांची नदी नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? इसमें बूढ़ा नदी हो जाएगा ना। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो कि आपका सुमेलित नहीं है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं तमिलनाडु के सामान्य महीने की, तो इसमें आप याद रखिएगा कि अक्टूबर से दिसंबर माह का समय जो होता है वो आपका दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून का समय होता है, और इसी समय को तमिलनाडु में मुख्य रूप से वर्षा जो है वो होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नवंबर दिसंबर ना, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अक्टूबर से दिसंबर तक दिया हुआ है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे नवंबर दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता है। बताइए, मिश्रित खेती की कौन सी विशेषता होती है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो याद रखिएगा कि जब फसलों में उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। याद रखिएगा ना इसको कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं।
जब एक बार में एक से अधिक फसल एक जगह पर उगाया जाता है तो उसे मिश्रित फसल कहते हैं ना। मिश्रित कृषि अलग होता है, मिश्रित फसल अलग होता है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे कि पशुपालन और मत्स्य उत्पादन को एक साथ करना ना, ये आपका क्या हो जाएगा? मिश्रित खेती के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पे भी आपको सुमेलित नहीं है बताना है ना। तो देखिए इसके लिए अगर लोग देखते हैं तो देखिए सबसे यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट में ही भिलाई। भिलाई जो है वो आपका मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, इसीलिए आपका गलत हो जाएगा। वहीं आप भिलाई के बारे में कुछ चीज़ों को जान लीजिए। जैसे भिलाई जो है वो आपका लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है वो भारत एवं पूर्व सोवियत संघ, जिसे रूस बोलते हैं, के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इसे आप याद रखिएगा ना। फर्स्ट क्वेश्चन से जो है आपका देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है और हमेशा ही आता है। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास है कि निम्न युग्मों में से कौन एक सही नहीं है। तो जो आपका सही नहीं है वो है आपका, नीचे आ जाइए ऑप्शन नंबर डी में ए मीटर। ए मीटर का प्रयोग जो है वो विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पे विद्युत शक्ति लिखा हुआ है, इसलिए कथन क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत जो है वो आपका कार्य करता है पास्कल के नियम पे। किसके नियम पे आधारित होता है? तो वो आपका पास्कल के नियम पे आधारित होता है। वहीं आपका हाइड्रोलिक ब्रेक के अलावा आपका हो गया हाइड्रोलिक प्रेस हो गया और हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है, ये तीनों जो है आपका ये पास्कल के नियम पर ही कार्य करता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर जो है वो आपका 2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस दूरी कितनी होगी। देखिए फोकस दूरी के लिए हमेशा जो फोकस दूरी होगा ना, अगर आपके पास यहाँ पे 2 डायोप्टर दिया हुआ डेट मीन्स इसका फोकस दूरी कितना होगा? तो जी हाँ, इसका फोकस दूरी जो है आपका 50 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं P = 1/f। यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपका 100/p यानी कि पावर आपके पास 2 दिया हुआ है, 2 में 100 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 50 आएगा इसका फोकस, यानी कि f आएगा ना। इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोकस इसका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास कुछ कथन दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, देखिए आप पहले तो आप ये देखिए आपको करना क्या है, इसमें सही कथन का चुनाव करना है ना। देखिए सही कथन के लिए हम लोग सबसे पहला हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है कि तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। हाँ जी बिल्कुल है। वहीं प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। बिल्कुल होता है। वहीं प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है। दैट मीन्स आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये तीनों जो है आपका सही है। सही जो नहीं हुआ आपका क्या है कि भारत में प्रकाशित तंतु के निर्माण से रिलायंस उद्योग समूह सनद है। तो ये आपका कथन जो है आपका सही नहीं है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1, 2, 3 तीनों कथन जो है आपके सही दिए हुए हैं ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि वायुमंडलीय हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। क्यों नहीं करते बताइए, क्या कारण होता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल जो होता है वो हमारे ऊपर हर दिशा में दबाव डालता है और इस दबाव का अनुभव जो है वो हमें नहीं होता है। इसका कारण बेसिकली यही होता है कि हमारे रक्तचाप द्वारा बाह्य दबाव को संतुलित कर देना होता है ना, कर देता है, जिसके कारण ऐसा होता है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर होता है बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो याद रखिएगा कि नाभिकीय रिएक्टर और आपका परमाणु बम जो है वो सामान्य सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि आपका नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले नाभिकीय विखंडन मंदन द्वारा नियंत्रित होता है और आपका नाभिकीय बम में जो है ना यह आपका अभिक्रिया अनियंत्रित होता है। यही दोनों में अंतर होता है। इट मीन्स आ जाइए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होता है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो याद रखिएगा कि नेपथलीन हो गया, नेपथलीन में जो गुण होता है ना वो आपका होता है ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन का गुण होता है ना। सब्लिमेशन का गुण जो है ये प्रदर्शित करता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है बताइए।
तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो आपका एल्यूमिनियम जो है ना वो आपका प्राप्त होता है बॉक्साइट से। किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट से प्राप्त होता है। वहीं चांदी जो है वो आपका अर्जेंटाइन से प्राप्त होता है, और आपका कार्बन जो है वो आपका ग्रेफाइट से प्राप्त होता है। साथ ही साथ यूरेनियम जो है वो आपका पिच ब्लॉक से प्राप्त होता है। इसे भी आप याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से किस में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। देखिए कार्बन की मात्रा का बात किया जा रहा है, तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो वह है आपका ढालवा लौह में। ठीक है, ढालवा लौह जो है इसका करेक्ट आंसर है कि ढालवा लौह में कार्बन की अधिकतम मात्रा जो है वो पाई जाती है। कितना पाई जाती है? तो इसमें लगभग 3.5 से लेकर 4.5% तक होती है। ये भी इसमें याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के साथ सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके पास ऊर्जा का रूपांतरण और सूची 2 में आपके पास नियुक्त यानी परक्रमण दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऊष्मा से विद्युत। ऊष्मा से विद्युत की बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा शॉर्ट सेल। क्या हो जाएगा? शॉर्ट सेल हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं विद्युत से ध्वनि, तो विद्युत से ध्वनि जो है वो आपका हो जाएगा लाउड स्पीकर। और आपका द्रव्यमान से ऊष्मा, तो इसका हो जाएगा आपका नाभिकीय रिएक्टर। और आ जाइए यहाँ पे रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश, तो ये आपका हो जाएगा क्या? ईंधन दहन ना। यहाँ पे 5 जो है वो किसी के साथ मैच नहीं करेगा, हालांकि इसमें 5 आपके क्वेश्चन में दिया होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दे दी थी ना। चलिए आते हैं कूट पे। तो कूट के अनुसार देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जी हाँ, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ये भी है कि इसमें 5 नंबर जो है वो कहीं पे नहीं दिया हुआ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सेम वही क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो नीला थूथा, नीला थूथा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कार्बन सल्फेट। क्या हो जाएगा? कार्बन सल्फेट हो जाएगा। वही यहाँ पे एप्सम सॉफ्ट, एप्सम सॉफ्ट का क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, एप्सम सॉफ्ट का आपका हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। वहीं बेकिंग सोडा का आप लोग बहुत बार पढ़े हैं, क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और आपका नेक्स्ट है कास्टिक सोडा, इसका भी हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। आ जाइए कूट पे। कूट के अनुसार देखते हैं इसका सही आंसर। तो जी हाँ, कूट के अनुसार सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो आ जाइए नीचे ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों में आपके पास 3-4 क्वेश्चन है जो आपका इस तरह से दिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% मैच करता है ना, इसलिए भी आपको इस तरह के क्वेश्चन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन है आपके पास कि यहाँ पे ईंधन गैस दिया हुआ, यहाँ पे प्रमुख घटना दिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं CNG का, तो CNG में आपका होता है क्या? मीथेन इथेन होता है। वहीं LPG जो है, LPG में क्या होता है? वो आपका है ब्यूटेन प्रोपेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन प्रोपेन होता है। वहीं आपका कोल गैस में क्या होता है? तो जी हाँ, कोल गैस में आपका हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। वहीं वाटर यानी कि जल गैस में क्या होता है? तो वह है आपका कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन होता है ना। चलिए आ जाइए कूट पे। तो कूट के अनुसार अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जब चींटियाँ काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है। बताइए, जब वो काटते हैं तो अंतःक्षेपित किसमें करते हैं? तो जी हाँ, आप याद रखिएगा कि चींटियों के काटने पर शरीर में जो है आपका फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण जो है वो होता है। वहीं जिसका परिणाम यह होता है कि शरीर में दर्द होता है और चुनचुनाने भी लगता है शरीर ना। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गुणसूत्र की वंशानुगत का सिद्धांत दिया था। बताइए किसने दिया था? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं वंशानुगत का, तो देखिए यहाँ पे आपके 2 व्यक्ति थे जिनका पहला का नाम था आपका थियोडोर बोबेरी तथा वाल्टर सूटन। के पास सूटन दिया हुआ है और बोबेरी दिया हुआ है, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। इन्होंने ही गुणसूत्र का वंशानुगत सिद्धांत जो है वो दिया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्योंकि बताइए क्यों नहीं होता? तो बेसिक सा चीज़ है कि आपका हमारा नाखून जो होता है ना वो मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा निर्मित होता है, जिससे से काटे जाने पर दर्द का आभास जो है वो नहीं होता है। इसलिए आपका फर्स्ट में ये दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि एंजाइम मूलतः
क्या है बताइए, एंजाइम क्या होता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एंजाइम का, तो एंजाइम याद रखिए कि एंजाइम जो है आपका मूलतः प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। यहाँ पे ऑप्शन में भी आपके पास दिया हुआ है प्रोटीन। वहीं जिसका निर्माण जो है वो प्रायः आपका नाइट्रोजनी पदार्थ हो या फिर अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा जो है वो होता है, ये भी आप इसमें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके पास अणु दिया हुआ है और सूची 2 में आपके पास उपस्थित तत्व दिए हुए हैं। सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है विटामिन 12। विटामिन 12 जो है वो आपका होता है कोबाल्ट हो जाएगा। वहीं आपके पास हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन का क्या हो जाएगा? तो हेमोग्लोबिन आपका लोहा हो जाएगा। क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, क्लोरोफिल जो है वो आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। और लास्ट आपका बच गया पीतल, पीतल क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा ना। आ जाइए कूट पे, तो जी हाँ, कूट के अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन ए जो है ना तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो एक चीज़ आप इसमें याद रखिएगा कि हार्मोन जो है उसका आपका होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। वहीं एंजाइम का क्या होता है? तो जी हाँ, एंजाइम का आपका होता है लाइपेस। क्या होता है? लाइप्रेस भी बोलते हैं या फिर लाइपेस भी बोलते हैं ना। वहीं फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड का क्या होता है? तो जी हाँ, फास्फोलिपिड का आपका होता है लेसिथिन होता है और बहुलक का आपका होता है पॉलीथीन। तो जी हाँ, इस तरह से आपका इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन में कूट में आ जाए। तो जी हाँ, कूट के अनुसार सही आंसर क्या आ जाए? तो वह आपका 1 नंबर का आंसर जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य नहीं है? तो जो मानव गुर्दे का सामान्य नहीं है वह है आपका रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण। चलिए इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो याद रखिए कि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण जो है वो आपका मानव गुर्दे का कार्य नहीं है, जबकि अग्नाशय द्वारा उत्पन्न हार्मोन इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए आपका ये आंसर जो है आपका गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा ना। बाकी का सारा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एलिसा प्रशिक्षण किया जाता है। बताइए कब किया जाता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं एलिसा प्रशिक्षण की, तो एलिसा प्रशिक्षण जो है वो आपका एड्स पहचानने के साथ साथ विकिरणीय प्रतिरक्षी जाँच के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप याद रखिए कि एड्स पहचानने के लिए इसका यूज जो है वो किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आंकड़ा यानी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का रूप कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? तो जी हाँ, डाटा या फिर किसी आंकड़ा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का रूप जो है वो आपका सूचना कहलाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपका गलत है? अगर हम लोग गलत कथन की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट में आपके पास दिया हुआ है कि आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं। हाँ जी, ऐसी बात नहीं हम लोग बना सकते, इसलिए आपका ये कथन जो है आपका गलत हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सेलेरोन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है। बताइए किसके क्रम प्रारूप होते हैं? तो जी हाँ, ये तीनों जो हैं वो आपके क्रम प्रारूप जो हैं वो आपके हैं कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर के। किसके हैं? तो ये आपके कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर के हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। बताइए प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो जी हाँ, हम लोग बहुत बार इस क्वेश्चन को स्टडी भी किए हैं। ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और आपका क्या होता है? रैम होता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि माउस, ट्रैक बॉल और जॉय स्टिक निम्न में से उदाहरण है। बताइए किसका उदाहरण है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। पहला आपके पास दिया हुआ है पॉइंटिंग डिवाइस, दूसरा दिया हुआ है पेन इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस तो हो सकता है लेकिन पेन इनपुट डिवाइस जो है ये नहीं है तीनों ना, इसलिए आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंटिंग डिवाइस इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो माउस हो गया, ट्रैकबॉल हो गया और जॉय स्टिक को इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। बेसिकली इनपुट डिवाइस द्वारा हम किसी भी डेटा या फिर किसी भी कमांड्स को कंप्यूटर में इन करते हैं, यानी कि कंप्यूटर में डालते हैं, लिखते हैं उसे ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ होता है। बताइए MIPS का क्या अर्थ होता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो MIPS का अर्थ जो है वो आपका मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है। क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि NEFT और RTGS का
क्या है बताइए, ये तीन दोनों क्या होता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इसमें याद रखिएगा कि NEFT और RTGS का प्रयोग जो है वो आपका बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र अर्थात एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा स्थानांतरण यानी कि ट्रांसमिट करने की सुविधा जो है वो प्रदान करती है। वहीं अगर NEFT की बात करते हैं तो NEFT का पूरा नाम जो है वो आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है और आपका RTGS का पूरा नाम जो है वो आपका रियल टाइम ग्रांट सेटलमेंट होता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। इट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, इसका ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा GUI घटक उपयोगकर्ता को एक सेट से एक या अधिक विकल्प चुनने की अनुमति जो है वो देता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चेक बॉक्स। चेक बॉक्स जो होता है वो आपका प्रयोगकर्ता को एक सेट से एक या अधिक विकल्प चुनने की अनुमति जो है वो प्रदान करता है। वहीं चेक बॉक्स रेडियो बटन के समान है, परंतु इसका चयन जो है वो करने के तरीके जो है वो आपके रेडियो बॉक्स से काफ़ी भिन्न होते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रीडू के लिए मानक विंडो कीबोर्ड का शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या होता है? देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि एक तो रीडू करने का Ctrl+Y होता है, Ctrl+Y से आपका रीडू होता है और Ctrl+Z से आपका अंडू होता है, ये तो आपको पता है। लेकिन यहाँ पे Ctrl+Z जो होगा ये आपका अंडू का होता है, इसे याद रखिएगा ना। तो Ctrl+Shift+Z जो है ये आपका एक कुंजी होता है जिससे आप रीडू आसानी से कर सकते हैं किसी भी वर्ड को ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ERP का संक्षेपाकार यानी कि एक्रोनियम है, बताइए क्या है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इसमें याद रखिएगा कि ERP यानी कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इसका मतलब क्या होता है? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है ना, यानी ऑप्शन सी होता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, वहीं यह एक व्यवसाय प्रबंधक सॉफ्टवेयर यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी होता है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जावा डैश का उदाहरण है, बताइए जावा किसका उदाहरण है? तो जी हाँ, अगर हम लोग जावा की बात करते हैं तो जावा जो है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि उच्च स्तरीय भाषा का एक उदाहरण है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझे इसके लिए इसे पहले क्या करना होगा? पहले इसे क्या करना होगा? तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो आप इसमें याद रखिएगा कंप्यूटर केवल डिजिटल डाटा को ही पहचान या फिर समझ पाता है, अतः कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने या फिर समझे इसके लिए पहले उसे डिजिटलाइज करना आवश्यक होगा। क्या करना आवश्यक होगा? तो जी हाँ, डिजिटलाइज करना आवश्यक होगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि टेलनेट का तात्पर्य होता है, बताइए टेलनेट का तात्पर्य क्या होता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे टेलनेट की बात करते हैं तो टेलनेट का तात्पर्य जो है वो आपका टेलीटाइप नेटवर्क है। क्या है? टेलीटाइप नेटवर्क होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा ना। वहीं टेलनेट करने का अर्थ जो है वो आपका ये होता है कि टेलनेट प्रोटोकॉल के साथ संबंध स्थापित करना, साथ ही साथ टेलनेट जो है वो आपका संवादात्मक आवागमन सुगमता प्रदान जो है वो करने के लिए इंटरनेट या स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क जिसे हम लोग लैन बोलते हैं पर इस्तेमाल किया जाने वाला नेटवर्क प्रोटोकॉल भी होता है, इसे याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ईमेल के संबंध में IMAP का अर्थ है, बताइए ईमेल के संबंध में IMAP का क्या अर्थ होता है? तो जी हाँ, इंटरनेट के संबंध में IMAP का अर्थ जो है वो आपका इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है ना, याद रखिएगा, बहुत ईजी इसका आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा कि ये जो है इसमें बेसिकली मेन सर्वर पर मेल को प्राप्त करने तथा संग्रहित करने की विधि को IMAP भी कहते हैं। वहीं IMAP के द्वारा संदेश को सर्वर से डाउनलोड किए बिना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरण भी किया जा सकता है, वो भी आसानी से, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि ईमेल खाते के स्टोरेज एरिया को सामान्यतः कहते हैं, बताइए सामान्यतः क्या कहते हैं इसे? तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा कि इसे बेसिकली हम लोग मेल बॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेल बॉक्स कहते हैं, इसे याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि उपयोगकर्ता यानी यूज़र को प्राप्त ईमेल्स स्टोर होती है ना, इसमें सारे ईमेल्स जो है आपके स्टोर करके रखे हुए होते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके लिए सुविधा अधिदेशात्मक है, बताइए किसके लिए है? तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं
तो इसमें याद रखिएगा कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा जो है वो आपका 70B भारत सरकार को इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिसे CERT इन कहा जाता है, नामक एक सरकारी एजेंसी का गठन करने की शक्ति देती है। वहीं इस प्रावधान के अनुसार जो है आपका केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम जो आपका 2013 जारी किए गए हैं, जिसमें आपका CERT इन के कार्य करने के तरीके तथा स्थल आदि का उल्लेख जो है वो इसमें किया गया, इसे याद रखिएगा, ठीक है। वहीं इसमें अगर देखते हैं तो याद रखिएगा कि ये नियम जो है आपका सेवा प्रदान यानी कि सर्विस प्रोवाइडर्स, मध्यवर्ती संस्थाओं, साथ ही साथ डेटा केंद्र और आपका कारपोरेट निकाय पर यथोचित समय के अंदर जो है वो आपका साइबर सुरक्षा घटनाओं को रिपोर्ट करने का दायित्व भी जो है वो आपका अध्यारोपित करती है, जिसे CERT इन इस पर शीघ्र कार्यवाही करती है। दैट मीन्स इसका उपयुक्त सभी कथन जो है वो आपका सही हो जाएगा ना। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 तीनों ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्ल्ड वाइड वेब की एक प्रमुख विशेषता कौन सी है जो इसे सीखने और इस्तेमाल करने में सरल बनाती है, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड वाइड वेब की प्रमुख विशेषता इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI होता है। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI होता है, ऑप्शन नंबर सी, जिसके द्वारा यह वेब पेज पर सरलता से नेविगेट या फिर बोल सकते हो एक्सेस करने की सुविधा जो है वो देता है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण अर्थात वर्ड 2016 में दस्तावेज डिफ़ॉल्ट रूप में 111 एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है, बताइए कौन सा वो है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो याद रखिए कि वो आपका है .docx। क्या है? .docx होता है ना, जिसका प्रयोग जो है वो आपका एक्सटेंशन के लिए होता है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मुख्य कार्य जो है वो आपका टेक्स्ट अर्थात दस्तावेज को संचित करना, जिसे ऑपरेट करना कहते हैं, वो है। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम उदाहरण भी है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में स्लाइड का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, बताइए क्या होता है। तो जी हाँ, अगर इसमें आप याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन जो है वो आपका लैंडस्केप होता है। क्या होता है? लैंडस्केप, ऑप्शन नंबर बी होता है ना। वहीं पावर पॉइंट द्वारा मल्टीमीडिया में समृद्ध जानकारी जो है आपका संप्रेषित करने के लिए स्लाइड का उपयोग जो है वो किया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि डेटाबेस में वास्तविक डाटा कहाँ रहता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टेबल के द्वारा डाटाबेस स्ट्रक्चर परिभाषित होता है, ये तो आपको ही पता होगा। वहीं डाटाबेस में टेबल वास्तविक डाटा रखता है, ठीक है, ये तो क्लियर है। वहीं टेबल रो और कॉलम का संयोजन होता है। क्या होता है? टेबल जो होता है वो आपका कॉलम और रो का संयोजन होता है ना, इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग कंप्यूटर के ज्ञान में टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताए हुए हर वो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको क्लियर करने का कोशिश की हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट से कवर अप किए जाते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन ही नहीं बल्कि उसके द्वारा बताया हुआ जितना भी कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए और आप प्लीज़ क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। सारे क्लास को, सारे वीडियो को अच्छे से चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सेट पेपर वाइज सारे टॉपिक को अच्छे से स्टडी करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।